नाज़रीन, फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस और टर्की के आला हुकाम की आपस में मुलाकात हुई है और फ़लस्तीनी रियासत और सीज़ फायर इस हवाले से डिस्कशंस हो रही हैं। और ईरान ने कहा है कि वो नेबरिंग कंट्रीज के अंदर इजरायली जो मूवमेंट्स है, इसराइल की जो हरकत सकनात है, उसके ऊपर नजर रखे हुए है। अब ये बड़ा मानी खेज बयान है कि नेबरिंग कंट्रीज के अंदर इसराइल क्या कर रहा है, नेबरिंग कंट्रीज में कौन कौन आता है ये आप जानते हैं, तो वहां पर इसराइल क्या कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इसराइल और अमेरिका एक नए हमले की ईरान पर तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ यूक्रेन ने ईरान पर हमले की हिमायत की है। इसराइल का जो अनजस्टिफाइड अटैक है, जिसने पूरी दुनिया के अमन को भी खतरे में डाला है और जो एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बाकी थी उसको भी नुकसान पहुंचाया है। तो यूक्रेन ने ईरान पर हमले की हिमायत की है, जिस पर ईरान की जानिब से सख्त रद्दमल सामने आया है और यूक्रेनी जो एम्बेसडर है उसको भी समन किया गया है। प्यूटन की मुलाकात हुई है अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं और रशिया ने कहा है कि वो मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाएंगे और अरब लीडरशिप को भी प्यूटन ने मदऊ कर रखा है। बड़े मुजाहरे इस वक्त हो रहे हैं और लंदन के अंदर एक गैर मामूली मुजाहरा हुआ है और इसी दरमियान जो अमेरिकी इकॉनमी है उसको काफी इस वक्त मुश्किलात का सामना है और खासकर जो डॉलर एज अ इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होती चली जा रही है। और उधर नेटो ने अपना जो एक्सपेंडिचर बढ़ाया है उस पर रशिया ने कहा है कि नेटो कोलैप्स कर सकता है, यानी जैसे सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था तो इसी तरह से नेटो भी जो है वो कोलैप्स कर सकता है। और बड़े इकदाम रशिया की जानिब से यूक्रेन के हवाले से वहां पर उठाए जा रहे हैं और रशिया जो है वो तेजी के साथ कोस्टल लाइन के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें ओडेसा तक रशिया पहुंचने का इरादा रखता है। अगर ओडेसा तक रशिया पहुंच जाता है तो यूक्रेन की जो एक्सेस है सी तक, ओशन तक, वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह वो लैंड लॉक कंट्री जो है वो बन जाएगा। तो बड़े आप कह लें कि क्रिटिकल डेज आगे आ रहे हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से भी, मिडिल ईस्ट के मुस्तकबिल के हवाले से और यूक्रेन जंग के हवाले से भी। अगर रशिया ये करने में कामयाब हो जाता है और दूसरी तरफ उनकी जो फोर्सेस हैं वो कैपिटल की तरफ बढ़ रही हैं, अगर रशिया वहां पर ये करने में कामयाब हो जाता है तो नेटो का क्या मकसद है? नेटो जो इतना बढ़ा रहा है वो किसके लिए है? तो नेटो क्या वहां पर जाएगा? फिर अगर नहीं जाएगा तो फिर वो है किस लिए? तो एक बड़े आप कह लें कि डिसाइडिंग दिन जो है वो आगे आ रहे हैं और बार बार ये भी डिस्कस हो रहा है कि चाइना किसी भी वक्त एक सरप्राइज अटैक ताइवान के ऊपर लॉन्च कर सकता है। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। गजा के सीज फायर की इस वक्त पूरी दुनिया इंतजार कर रही है और देखिए इसराइल बिल्कुल वहां पर हार चुका है, लेकिन एग्जिट स्ट्रेटजी इसराइल के पास न थी और ना उसका कोई मकसद था कि वो यहां से एग्जिट करेगा, यहां से विड्रॉ करेगा, यहां पर कोई सीज फायर होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल उसका मकसद नहीं था। तो अब उसने एक जेनोसाइड की है और साथ अस्करी कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। हमास वहां पर मौजूद है तो एक ऐसी ही सूरत हाल वहां पर पैदा हो गई है जिसमें अमेरिका फेस सेविंग देना चाहता है इसराइल को और इसराइली एक्सट्रीमिस्ट तो अभी भी इसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये जुल्म इसी तरह से जारी रहे। तो ये एक बड़ा कंप्लेक्स सिनेरियो जो है वो यहां पर पैदा हो चुका है। अच्छा, इसी दरमियान एक गैर मामूली जो है वो मुलाकात हुई है। टर्किश जो इंटेलिजेंस चीफ है उनकी हमास ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात हुई है। टर्कीज इंटेलिजेंस चीफ टॉक्स गाजा ट्रूस विद सीनियर हमास लीडर्स, जिसमें जो है वो मोहम्मद दरवेश शामिल हैं, ये सीनियर तरीन उनके लीडर हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। दे ऑल्सो स्पोक ऑफ द नीड टू रीच अ कंसेंसस अमंग पैलेस्टीनियन ग्रुप्स। ये भी बात हुई कि जो फलस्तीनी ग्रुप्स हैं उनका आपस में जो है वो कंसेंसस होना चाहिए ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल पीरियड एंड द स्टेप्स टू बी टेकन टू अचीव अ परमानेंट सीज फायर इन गाजा। अच्छा, चाइना इस रिगार्ड के अंदर बहुत सारी एफर्ट्स कर चुका है। रशिया ने एफर्ट्स किए हैं कि इन फलस्तीनी ग्रुप्स को एक ही पेज के ऊपर लाया जाए, कंसेंसस पैदा किया जा सके। लेकिन आपको पता है फलस्तीनी अथॉरिटी और महमूद अब्बास की वजह से यहां पर जो है वो मसाइल रहे हैं और अभी भी मसाइल हैं। तो इसके ऊपर भी बात चल रही है कि तमाम फलस्तीनी ग्रुप्स जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हों और अंदरूनी कंसेंसस जो है वो डेवलप हो सके। तो अब सवाल यह है कि क्या गजा का सीज फायर होने जा रहा है? और अगर गजा का सीज फायर होगा तो जाहिर है कि इजराइल के लिए वो एब्सोल्यूट डिफीट होगी, ठीक है ना, क्योंकि लोग दाखिल होंगे, फिर अंदर की कहानियां सामने आएंगी और हमास वहां पर मौजूद है। तो ये एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट है यहां पर और दुनिया में मुजाहरे बढ़ते चले जा रहे हैं। वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त अनकंफर्टेबल पोजीशन के अंदर आ रही हैं। बर्तानिया के अंदर एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है जिसमें बड़े ऐसे नारे लगे हैं कि इजराइल को उसकी बड़ी तकलीफ हुई और वो नारे बीबीसी ने ऑन एयर भी कर दिए। थाउजेंड्स ऑफ वहां पर पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे, वहां पर नारे लगे इजराइल के खिलाफ और वो बीबीसी ने ऑन एयर भी कर दिए। तो वहां पर एक भरपूर इस वक्त आप कह लेंगे फटा पड़ा हुआ है। इरप्ट्स इन द प्रो पैलेस्टाइन चांट्स एज आर्टिस्ट सलाम इजरायली आर्मी। इजरायली आर्मी के खिलाफ बाकायदा वहां पर नारे लगे हैं। इजराइल्स वॉर ऑन गाजा हैज टेकन सेंटर स्टेज एट ग्लास्टनबरी, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वेल नोन म्यूजिक फेस्टिवल। ये ग्लास्टनबरी वो कह रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे नामवर म्यूजिक फेस्टिवल है, वहां पर ये नारे लगे। द इवेंट बिकेम
A political flashpoint at the weekend as performers rallied thousands of fans with defiant show of support for Palestine. तो अब ये एक ऐसी तहरीक बन चुकी है, एक ऐसी आलमी तहरीक बन चुकी है फलस्तीन की, जिसको दबाया नहीं जा सकता। वो एक जगह पर दबाते हैं, एक जगह पर कानून लाते हैं, दूसरी जगह पर कुछ हो जाता है। अब देखें, खासकर ये जो इस तरह के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लीग्स हो रही हैं, वहां पर तो फिर बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं वहां पर फलस्तीन के नारे। फिर आप देखिए द टेलीग्राफ, टीम डेवी शुड रिजाइन ओवर हेट चांट सेज इजरायली मिनिस्टर। टिम डेवी जो है वो बीबीसी के हेड हैं और उनसे इजरायली मुतालबा कर रहा है कि ये रिजाइन करे और ये बताया कि ये कैसे ऑन एयर हुए। तो बीबीसी ने तो पूरी कवरेज जो है वो की है, यानी कि इजरायली एंगल से चीजों को छुपाने की कोशिश की है। लेकिन अब इतना कुछ हो रहा है कि किस किस चीज को जो है सेंसर किया जाए, तो ये मसाइल हैं। और इन इजराइल ग्रोइंग साइंस ऑफ पोटेंशियल मूवमेंट टुवर्ड्स गाजा डील। इजराइल के अंदर भी ये सूरत हाल है कि प्रेशर बहुत ज्यादा, खासकर जो ईरान के साथ जंग हुई है जिसमें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो इजरायलियों को यह अंदाजा हुआ है कि अगर गजा में यह जुल्म जारी रहा, जिसको जाहिर बात है कि वो तो जुल्म कंसीडर नहीं करते, तो फिर ईरान के साथ जंग होगी और ये फिर हमारे साथ यही कुछ होने वाला है और ये इजरायली गवर्नमेंट जब हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती है। सो ये वाली सूरत हाल है। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी गजा का सीज़फायर, फलस्तीनी रियासत और मिडिल ईस्ट की ये खामोशी। देखें, अगर मिडिल ईस्ट स्टांस ले ले तो क्या फिर भी ये जारी रह सकता है? ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आप देखिए 1973 की जो जंग हो रही थी उसमें किंग फैसल ने बहुत बड़ा इकदाम उठाया और ऑयल एम्बार्गो जो है वो लगा दिया। उसके बाद जब अमेरिका ने कहा कि अगर ये ऑयल एम्बार्गो ना खोला गया तो हम सऊदी अरेबिया की जो ऑयल फील्ड्स हैं इसके ऊपर हमला करेंगे। ठीक है, ये 73 में हुआ और किंग फैसल ने कहा कि तुमने जो करना है कर लो और हम तो ऑयल के बगैर रह सकते हैं, असल में ये तुम हो जो ऑयल के बगैर नहीं रह सकते। और उन्होंने कहा जो हमारे एंसेस्टर थे, हमारे जो आबा अजदाद थे, उन्होंने खजूरों और मिल्क के ऊपर गुजारा कर लिया, दूध के ऊपर मिल्क और खजूरों के ऊपर गुजारा कर लिया, तो हम भी उसी पुरानी जिंदगी की तरफ वापस लौट जाएंगे। हम सहरा के रहने वाले उसी पुरानी जिंदगी की तरफ वापस लौट जाएंगे और हम उसके ऊपर कंप्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन डिग्निटी के ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इस बात के ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि यहां पर फलस्तीनियों के ऊपर जालिम होते रहें और हम चुप करके बैठे रहें। तो ये भी तो देखे ना, एक अरब लीडरशिप थी। अच्छा, फिर हम दहाइयां आगे बढ़ते हैं और एक अगली लीडरशिप आती है जो कहती है कि नहीं, हमने इसी इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी है। ओके, फेयर इनफ, उनकी अपनी स्टेट्स है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, तो ठीक है, आपने नॉर्मलाइजेशन कर ली। लेकिन वो एक नॉर्मल हालात के अंदर, ठीक है, हालांकि उस वक्त भी नॉर्मल हालात नहीं थे फलस्तीन के हवाले से, तो कोई वहां पर शर्त नहीं रखी गई। लेकिन जो कुछ गजा में पिछले 21 महीनों में हुआ है, फिर लेबनान में जो कुछ हुआ, फिर बाकी मुल्कों में जो उन्होंने बॉम्बिंग की है, जो वेस्ट बैंक में जो कुछ हो रहा है, क्या ऐसे हालात में भी आप उसी पॉलिसी को परसू करेंगे कि नहीं हमने इजराइल के साथ चलना है? तो यह बात समय से बालातर है। यानी अगर फलस्तीनियों को उनके राइट्स मिल गए हैं या इजराइल वहां पर जुल्म नहीं कर रहा, तो ठीक है, आपकी अपनी पॉलिसी है। तो एक वो अरब लीडरशिप थी जो इस हद तक जाकर खड़ी हो गई, तो उन्होंने कहा हमारे ऑयल फील्ड्स पर हमला करना है तो करो, हम ये इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक आज की लीडरशिप है और वो मतलब इसको खातिर में नहीं ला रही, इसलिए आप वो बहुत ज्यादा दबाव के अंदर। आज जो मिस्र के सदर का बयान आया है कि नॉर्मलाइजेशन जिसमें अवाम शामिल नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकते और उसमें अमन नहीं हो सकता। तो ये एक वहां पर भी डिबेट है कि माजी में कैसे मामला थे और आज हम इस हद तक खामोश हो गए हैं, तो ये अंदर ही अंदर वहां पर डिबेट जो है वो जरूर जारी है। अच्छा, इसी दरमियान ईरान के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? अच्छा, ईरान ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जारी किया। ईरान ये कह रहा है कि वो नेबरिंग कंट्रीज के अंदर मॉनिटर कर रहा है इजरायली मूवमेंट को। हम अमेरिकी मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इजरायली मूवमेंट को। ईरान सेज क्लोजली मॉनिटरिंग एनी इजरायली मूवमेंट्स इन नेबरिंग कंट्रीज। अच्छा, अजरबैजान के हवाले से ईरान ये कह चुका है कि वहां से ड्रोन्स आए हैं। एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ गल्फ है, एक तरफ टर्की है, एक तरफ इराक है। तो अजरबैजान के बारे में तो खुलकर वो कह चुके हैं कि आपकी तरफ से ड्रोन्स आए और आप जो है ना इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो फिर ये दूसरे किस मुल्कों की बात कर रहे हैं कि नेबरिंग कंट्रीज, यानी अमेरिका की तो समझ आती है, उनकी तो बेसिस हैं, लेकिन इजराइल कौन से नेबरिंग कंट्रीज के अंदर बैठा हुआ है? ये बड़ी मानी खेज बात है जो ईरान की जानिब से सामने आई है। और ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि इजराइल इस वक्त ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। अब वो किस तरह का हमला होगा, क्या उसमें भी यही पैटर्न होगा कि शदीद बॉम्बिंग होगी, 7 असैसिनेशंस होंगी, या कोई और तरीकाकार इजराइल इसमें अपनाने जा रहा है? लेकिन ईरान जंग के लिए भरपूर तैयार है, वो कि वो जंग नहीं चाहता। और ईरान ने साथ ये अनाउंसमेंट की है, ईरान वॉज टू कंटिन्यू यूरेनियम इनरिचमेंट, न्यूक्लियर इनरिचमेंट एज इट इज इनअलाइनेबल राइट। ये एक ऐसा हमारा राइट है जिसको हमसे जुदा नहीं किया जा सकता, और यूरेनियम जो इनरिचमेंट है वो उसी तरह से जारी रहेगी। अच्छा, यूक्रेन जो है, यूक्रेन ने, एक तो जर्मनी ने शाबाशी दी इजराइल को, जर्मनी की गवर्नमेंट ने। यूक्रेन ने कहा, यूक्रेन की गवर्नमेंट जो कि इस वक्त इलिजिटिमेट है और वो उसको ट्रम्प ने भी डिक्टेटर कहा है एक तरह से,
और उसका जो टाइम है वो तो खत्म हो चुका है और इलेक्शन वहां पर हो नहीं रहे, तो इस तरह से एक इलीजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो उसने कहा है कि ईरान पर हमला होना चाहिए, ये अच्छी बात है। इस पर ईरान ने बड़ा गुस्से का इजहार किया और समन किया है यूक्रेनी एम्बेसडर को। द इरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री समन्स यूक्रेनियन एम्बेसी चार्ज डी अफेयर्स इन तेहरान एंड कन्वे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूक्रेन हॉस्टाइल स्टांस टुवर्ड तेहरान एंड इट्स सपोर्ट फॉर इजरायली एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। देखिए, अब इनको असल यूरोप को गुस्सा क्या है कि ईरान जो है वो रशिया को उनको वेपन दे रहा है। तो देखिए, यूक्रेन को भी तो वेस्ट वेपन दे रहा है, यानी ये वही बात है कि आप न्यूक्लियर रख लें लेकिन कोई ना बनाए, खासकर उसके ऊपर जब हमला भी हो जाए फिर भी ना बनाए। आप टैरिफ लगाएं, आगे से कोई ना लगाए। आप असलहा बनाते जाएं, आगे से कोई ना बनाए। तो अगर वेस्ट यूक्रेन को असलहा दे रहा है तो रशिया को कोई असलहा नहीं दे सकता। रशिया के भी तो इत्तेहादी हैं, वो भी तो असलहा दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात अगर आप नोट करें, रशिया के किसी इत्तेहादी ने कभी यह नहीं कहा कि हम रशिया के यूक्रेन पर हमले को सपोर्ट करते हैं। अब यह फर्क देखें, यानी जर्मनी की गवर्नमेंट ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं जो हमला किया इसराइल ने ईरान के ऊपर, अमेरिकी गवर्नमेंट ने कहा, बाकी वेस्टर्न और यूक्रेन कह रहा है, और यूक्रेन ने वो जो शाम में जो कुछ हुआ उसमें यूक्रेन शामिल था। तो यूक्रेन पर हमले के हवाले से रशिया के किसी इत्तेहादी ने, इंक्लूडिंग नॉर्थ कोरिया, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग ईरान, इंक्लूडिंग वेनेजुएला, किसी ने भी नहीं कहा कि हम इस हमले को सपोर्ट करते हैं। सब ने यह कहा कि हम तो सीज फायर की बात कर रहे हैं, हम तो दोनों में सुलह, सफाई और अमन की बात करते हैं। यह सबका मौकफ रहा है, ईरान का भी यही मौकफ है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें नोट करें, जिस दिन ज़ेलेंस्की की इंसल्ट हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर, ठीक है ना, और वो अमेरिका जिसने यूक्रेन को जंग के अंदर धकेला और फिर अचानक पीछे से सीढ़ी खींच लिया और व्हाइट हाउस में बुलाकर बेइज्जत किया, द ओनली गवर्नमेंट स्टैंड विद ज़ेलेंस्की वो ईरान था। हालांकि ईरान रशिया का इत्तेहादी है, तो रशिया ने कहा कि ट्रंप ने बड़ा अच्छा किया है। ईरान ने कहा कि ये देखो साम्राज्य है वो तुम्हारे साथ क्या करता है, तुम्हें इस्तेमाल जब करके तुम्हें किस तरह जब वो तुम्हें फिर बेइज्जत करता है। ईरान ने ज़ेलेंस्की की सपोर्ट की और उन्होंने कहा कि ये बड़ा अनजस्टिफाइड है, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक तकलीफ भी है पूरी दुनिया के लिए कि कैसे किसी मुल्क को इस्तेमाल किया जाता है, फिर उनको बेइज्जत किया जाता है और फिर उसको टिश्यू पेपर की तरफ। ये ईरान का स्टांस था जब ज़ेलेंस्की के साथ ये हुआ, और ईरान ने कभी नहीं कहा कि यूक्रेन पर हमला होना चाहिए। तो बाकी हथियार है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब देखें, टर्की जो है वो यूक्रेन को दे रहा है वेपन, तो ईरान रशिया को दे रहा है, तो रशिया अब ईरान की हेल्प कर रहा है। तो ये तो चलता रहता है दुनिया में। कभी भी ये कोई नहीं गवर्नमेंट कहती कि भाई हाँ उसके ऊपर हमला होना चाहिए, कभी भी कोई गवर्नमेंट नहीं कहती है। लेकिन ये यहां पर इनके आप देख लें, खुलकर ईरान पर हमले की जो सपोर्ट की जा रही है। तो ये जंग जो है ना वो सिर्फ इजराइल ईरान की जंग नहीं है, ईरान के ऊपर पूरा वेस्ट जो है वो हमलावर है, पूरा साम्राज्य जो है वो हमलावर है। और इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं उसके जरिए ये मजीद कंफर्म होता है। तो ईरान की जानिब से बड़े गुस्से का जो है इजहार किया गया है। अच्छा, ईरान ने एक बार फिर कंफर्म किया है कि इजराइल ने ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको शहीद करने की अटेम्प्ट किया, लेकिन वो फेल हुआ है। अच्छा, ये खतरनाक बात क्यों है? इसका मतलब यह है कि आगे जब जंग छिड़ेगी तो इजराइल फिर पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाना बनाएगा। तो ये बड़ा खौफनाक अमल होने जा रहा है, क्योंकि जो मिलिट्री है उसको तो आप फौरी अपॉइंट कर सकते हैं, हालांकि वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसको आप अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो इलेक्ट होकर आती है, तो फिर उसको फौरी कैसे इलेक्ट किया जाएगा? तो ये बड़ा खतरनाक तरीन इनका मंसूबा है। तो इससे हमें कंफर्म हो रहा है कि इन्होंने करने की कोशिश की है लेकिन फेल हुए। इजराइल प्लान्ड बट फेल टू असैसिनेट ईरान लीडर्स, गवर्नमेंट हेड्स, एक्स पार्लियामेंट स्पीकर, ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। और इजरायली मीडिया ने एक और रिपोर्ट जारी कर दी है, और इसमें वो बता रहे हैं कि बैते याम एक सिटी है तल अवीव के साउथ में, ये गजा बन चुका है। यहां से अब मजीद रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये गजा की तरह लगता है, इतनी ज्यादा वहां पर डिस्ट्रक्शन हुई है। यहां पर उनकी सेंसिटिव साइट्स थी जिसको ईरान ने निशाना बनाया। बैते याम सिटी लुक्स लाइक गाजा आफ्टर ईरान मिसाइल स्ट्राइक अगेंस्ट इजराइल। इजरायली मीडिया ने एक और रिपोर्ट जारी की है। अप्रोक्सीमेटली 18,000 इजरायली जो हैं वो इस इलाके से, इस छोटे से शहर से डिस्प्लेस हुए, 18,000, और वो कह रहे हैं कि ये गजा की तरह लग रहा है। बैतेयाम और रहनोत, रमतगान वर severely damaged by Iran's missile attack while a critical shortage of available housing for displaced settlers। रमतगान ये तल अवीव का बड़ा आप कह लें कि गुंजान आबाद एरिया है, और रहनोत का इलाका है, और बैतेयाम का, वो कह रहे हैं बड़ी मैसिव सतह की डिस्ट्रक्शन हुई है। और अगली बात जो वो कर रहे हैं कि जो अवेलेबल हाउसिंग यूनिट्स हैं उनकी बड़ी शॉर्टेज हो गई है इजरायली सेटलर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो वो जो डिस्प्लेस हुए हैं एक बड़े नंबर्स के अंदर, उनको कहां पर रखा जाए? तो शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई है। डिस्क्लोज द एक्सटेंसिव डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम ईरान मिसाइल अटैक ऑन द सिटी। एक्सटेंसिव डैमेज, अब ये रोजाना मजीद रिपोर्ट्स आ रही हैं। अच्छा, इजराइल को जो सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त यही है
कि इजराइल अटैक करेगा तो आगे से जो ईरान अटैक करेगा उसका उसका क्या करना है, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकता इजराइल कि उसका फिर इतना नुकसान हो। तो इस वक्त जो सारी कोशिश की जा रही है वो ये है कि इजराइल को प्रोटेक्ट किस तरह से करना है, एयर डिफेंस कैसे करना है। और वेस्ट को मसला यह है कि वो अपनी तमाम तर पावर लगाकर भी इजराइल को एयर डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं। और इस सारी सेंचुरी के अंदर, इन 77 ईयर्स के अंदर पहली बार वेस्ट को यह मसला दरपेश आया कि वो इजराइल का प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और तो यही सबसे बड़ी डेटरेंस है ईरान की कि अगर ईरान पर यह हमला करेंगे तो इजरायली जहाज तेहरान में अगर बॉम्बिंग करेंगे तो फिर तल अवीव में भी बॉम्बिंग होगी। ये इनको सबसे बड़ा मसला है। द असॉल्ट एज द हार्शेस्ट ब्लो इन द सिटीज हिस्ट्री, तारीख की सबसे बड़ी तबाही वहां पर आई है। 40 एकड़ का जो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है वाज इंटायरली वाइप्ड आउट। वो इसलिए गजा के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं ना। द सिंगल डे इरानियन बम्बार्डमेंट, सिर्फ एक दिन की जो डिस्ट्रक्शन है ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल, ये देखी गई सिर्फ एक दिन में जो बमबारी वहां पर ईरान ने की। मोस्ट कैटास्ट्रोफिक अटैक एवर विटनेस अक्रॉस द ऑक्युपाइड लैंड्स, नॉट जस्ट इन बैतयाम। और बाकी जगहों पर भी वो डिस्ट्रक्शन देखी जा रही है जो हिस्ट्री में नहीं देखी गई, इस कॉलोनी की हिस्ट्री के अंदर नहीं देखी गई, वो डिस्ट्रक्शन यहां पर हुई है। और अभी भी ईरान ने अपनी सारी कैपेबिलिटीज इस्तेमाल नहीं किया। तो ईरान की इस वक्त की सबसे बड़ी डेटरेंस उसके मिसाइल हैं। तो एक ऐसा अगर मुल्क होता कि जो आगे से इजराइल पर हमला नहीं कर सकता, कब का ईरान के ऊपर दोबारा हमला हो गया होता और सीज फायर ना होता, सीज फायर ना होता, ठीक है ना। तो ये ईरान की सबसे बड़ी डेटरेंस है। दूसरी डेटरेंस उनकी है कि वो अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाएंगे। तीसरी डेटरेंस उनकी है रीजनल वॉर। और चौथी डेटरेंस उनकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। वो इसको बंद करेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी इससे डैमेज होगी, और यूरोप। और फिर वो कह रहे हैं कि स्पाइक्स इन हाउसिंग प्राइसेस, हाउसिंग जो प्राइसेस हैं उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि देखें ना घर कम है, हाउसिंग यूनिट्स कम है, अपार्टमेंट्स कम हैं और लोग डिस्प्ले ज्यादा हैं। तो वो तो हाउसिंग के अंदर जब ऑलरेडी देखें उनके बिजनेसेस डिस्टर्ब हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स डिस्टर्ब हुई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ रही हैं, तो उसके ऊपर ये वाला अब सूरत हाल पैदा हो गई है। टर्किश मीडिया क्या लिख रहा है, इज इजराइल हेडिंग फॉर सोमालिया स्टाइल कोलैप्स। काफी लंबी चौड़ी उन्होंने ये डिटेल लिखी है। इसमें वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो इजराइल कायम हुआ था उस वक्त जो इजराइल को कायम करने वाले सेटलर्स थे वो यूरोपियन एलीट थी, मतलब बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे, ठीक है ना। यानी उस वक्त देखें इनका गलबा था, वहां पर बहुत बड़े साइंसदान इनके अंदर पैदा हुए हैं, बहुत बड़े बाकी शोबों के अंदर इकोनॉमिस्ट और बहुत बड़े लोग इनमें पैदा हुए हैं। तो वो उस वक्त की एलीट थी। लेकिन बाद में फिर सेटलर्स आते रहे हैं तो एक बिल्कुल अलग सोसाइटी जो है वो यहां पर परमान चढ़ी है। और बाद में आने वाले उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, बहुत सारे तो हिब्रू भी नहीं जानते थे, ठीक है ना। तो और फिर वो ज्यादा रेडिकल हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा रेडिकल हैं। तो इसको वो कह रहे हैं कि द एस्टैब्लिशमेंट अर्बन इंटेलिजेंशिया दैट कंप्रोमाइज्ड इजराइल फाउंडिंग जनरेशन फाउंड इटसेल्फ इंक्रीजिंगली डिस्प्लेस्ड बाय न्यू कमर्स। अब देखना ये जो विजमैन उनका इंस्टीट्यूशन है जहां से 4 जो नोबेल प्राइज है इनको मिले हैं, वो भी तो जब इजराइल के कायम होने से 2-3 साल पहले ही बन गया था, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं जो न्यू कमर्स आए हैं उन्होंने पहले वालों को उल्टा डिस्प्लेस किया है और रेडिकल ज्यादा, और जो है वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं। देखें ये शुरू से थे तो सही ना फलस्तीनियों के खिलाफ, लेकिन अब जो जहां पर इनकी सोसाइटी खड़ी है शायद माजी में यहां पर कभी नहीं खड़ी हुई, इतनी एक्सट्रीमिस्ट इनकी सोसाइटी कभी नहीं हुई। तो वो लिखते हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री रेडिकलिज्म हैज नेवर बेनिफिटेड एनी नेशन और स्टेट। ये जो रेडिकलिज्म है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, तारीख में किसी भी रियासत को, किसी भी नेशन को इसने कोई फायदा नहीं दिया। तो ये टर्किश मीडिया लिख रहा है कि क्या ये कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। यानी ये चीजें हैं, फिर जंगें हैं, फिर इकोनॉमी है, फिर इंटरनल डिवीजन है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, रशियन मीडिया लिख रहा है कि प्यूटन होल्ड्स बायलैटरल मीटिंग विद क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी इन मिन्स्क। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसकी वजह यह है कि रशिया के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, खासकर यूक्रेन वॉर के बाद उन्होंने सारी अपनी इन्वेस्टमेंट यूरोप से निकालकर मिडिल ईस्ट में की है। तो रशिया के बहुत ज्यादा स्टेक्स है मिडिल ईस्ट के अंदर, इनके बिलियनर्स की यहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये चीज है वो सारी बात है रशिया को पुश करेगी कि वो यहां पर अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ाए और जो इजरायली और अमरीकी यहां पर मकासद हैं उसका जब सामना करे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। सारी बात है कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड ज्यादातर होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसी दरमियान फाइनेंशियल टाइम की 2 खबरें देखिए। यूएस डॉलर सफर्स वर्स्ट स्टार्ट टू ईयर सिंस 1973। ठीक है, ये 73 में वो जो ऑयल क्राइसिस हुआ था जिसकी हमने पहले बात की है, तो उसके बाद से लेकर आज यह डॉलर को सबसे ज्यादा उसको नुकसान हुआ है। फाइनेंशियल टाइम। दूसरी बात, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द यूएस मार्केट इज नॉट। तो ये देखिए कि जंगों की वजह से अमेरिका यहां तक आ पहुंचा है और अभी भी वो जंगें ही कर रहा है। जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल कोई अच्छे नताज नहीं लेकर आ रही, बल्कि जो है ना उल्टे ही नताज लेकर आ रही।
और अमेरिकन एक्सपर्ट भी खुलकर यही बात कर रहे हैं। उधर नाज़रीन, नेटो ने जो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, ये तो एक बड़ी जंग की तैयारी है। तो रशिया ने इसको अपने लिए डायरेक्ट थ्रेट, और साथ वो जो बाल्टिक स्टेट्स हैं वहां पर न्यूक्लियर कैरियर फाइटर जेट्स डिप्लॉय होंगे, तो ये मामला वहां पर खराब हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि ओडेसा तक रशिया पहुंचने वाला है, तो इधर से नेटो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। तो अगले आने वाले दिन बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। The catastrophic increase in military spending by NATO countries will lead to its collapse, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। ये नेटो के कोलैप्स का सबब बनेगा, ये बहुत बड़ी बात है। नेटो कोलैप्स हो जाएगा। और साथ सी ऑफ जापान के अंदर रशिया ने एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं। द रशियन पैसिफिक फ्लीट इज कंडक्टिंग एक्सरसाइजेस यूजिंग लाइव एम्युनिशंस इन द सी ऑफ जापान। तो ये आप देखें ना, नेटो जर्मनी में एक्सरसाइज कर रहा है रिवर को क्रॉस करने की, उधर बाल्टिक में एक्सरसाइजेस हो रही हैं, उधर पोलैंड में बंकर्स बनाए जा रहे हैं, जर्मनी में बंकर्स बनाए जा रहे हैं, और इधर अब रशिया ने सी ऑफ जापान में एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं। तो यूक्रेन का मसला कैसे हल होगा? क्या एग्जिट स्ट्रेटजी है? क्या वो रशिया की बर्तरी को मान लेंगे? नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे? ठीक है ना। और मिडिल ईस्ट में क्या ये फलस्तीनी रियासत को मान लेंगे? नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? और ताइवान का मसला आपके सामने है। तो इसलिए दुनिया में मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपको पता है इस वक्त 110 मुल्कों में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं। 110 मुल्कों में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं। तो जो कोई ये समझता है कि आलमी जंग की बातें महज बातें हैं, उसको ये हकायक पढ़ लेना चाहिए। 110 कंट्रीज में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं, पूरा अफ्रीका भरा पड़ा है। तो कहीं पर रुके हुए हैं, कहीं पॉज है, कहीं 110 मुल्कों के अंदर 195 मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया आपने। राज लगा करें, इजाजत दीजिए। अल्लाह।